बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है। आज हमने उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसको डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लॉ के इस टॉपिक, चूँकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसके मैं दो वीडियो बनाऊंगा, एक जो है अभी और एक इसका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल थोड़ी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम न्यूटन लॉ का जो कंसेप्ट है उसको समझें। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, तो स्टेटमेंट में की तरफ आपने पहले नहीं जाना। पहले आपने क्या करना है, इस लॉ का जो इंट्रोडक्शन है इसको आपने ज़रा देखना है। ठीक है, इन 1686 आइजैक न्यूटन पब्लिश हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी न्यूटन जो था उसने 1687 के अंदर ये लॉ, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ये प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज़ भी है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि ये लॉ कब प्रपोज हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट से पहले आपने थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखना है। ठीक है, कंसेप्ट ये लॉ बेसिकली है किसके हवाले से, ये लॉ कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये लॉ जो है ये हमें ये बताता है, या जो आइजैक न्यूटन था इनका कहना था कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी यूनिवर्स में जितनी बॉडीज़ हैं उनके दरमियान एक फ़ोर्स पाई जाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी यूनिवर्स में बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब वो फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये सब कुछ जो हम इस लॉ के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इस लॉ के बेसिकली दो पार्ट है। एक में यानी आइजैक न्यूटन का ये कहना है कि यूनिवर्स में बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, दूसरे में ये कह रहा है कि ये जो यानी फोर्स होगी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका ताल्लुक बॉडी के मासेस के साथ है और उन बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ है। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बॉडीज़ के मासेस पे डिपेंड करता है और साथ में उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर आपको थोड़ा सा मज़ीद भी जो है ये लॉ जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ज़रा देखें कि every object in the universe attracts every other object with a force called gravitational force। तो ये इसका देखिए पहला, यहाँ से यहाँ तक ये पहला पार्ट है कि यूनिवर्स के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम नाम देते हैं किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। यानी जो फोर्स है एक दूसरे के ऊपर जो बॉडीज फोर्स लगाती है वो फोर्स क्या कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल। ठीक, अच्छा जी, हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब असल बात जो है वो ये है जिसको आपने क्लियरली समझना है। ठीक है, कि यूनिवर्स में जो बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जिससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो पहला उसका रिलेशन होगा किसके साथ, उन बॉडीज़ के मासेस के साथ। यानी जो बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं वो फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों बॉडीज़ का मास कितना है, इन दोनों का मासेस से मुराद यानी दोनों का मासेस प्रोडक्ट ऑफ दोनों जो मासेस होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और साथ में वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका दूसरा रिलेशन जो है वो इनवर्स है, और वो इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी उन ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितने फासले पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फासले के साथ ग्रेविटेशन फोर्स का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन का आपको पता है कि डायरेक्ट
में हम क्या देखते हैं कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। और इनवर्स में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होती है, और अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। ये इनवर्स रिलेशन है। तो अब थोड़ा सा ना हम इसके फिगर को देखते हैं, फिर ये जो स्टेटमेंट है ये यूँ समझ ले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को यूँ समझ ले शो करती है या एक्सप्लेन करती है, फिर मज़ीद जो है आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। पहले ये थोड़ा सा एक फिगर देखें। यहाँ पर सपोज कर हमने एक मास लिया हुआ है और यहाँ पर हमने एक दूसरा मास लिया हुआ है, या एक बॉडी है उसका मास हमने m1 लिया है, ये दूसरी बॉडी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ठीक है, इन दोनों को हमने एक डिस्टेंस के ऊपर रखा है। अब इधर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो दो बॉडीज है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी m1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, m2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो Fg है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों के मासेस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का इन दोनों मासेस के डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। ये डिस्टेंस इनके सेंटर से फासला होगा, ये याद रखें, इनके सरफेस से नहीं, बल्कि मास 1 यानी जो ऑब्जेक्ट 1 है या ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर से लेकर और m2 इसके सेंटर से लेकर ये फासला r कहलाएगा। इस फासले को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का इस r के साथ डिस्टेंस के साथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो है नहीं उसका इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसको देखिए मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि कंसीडर टू बॉडीज ऑफ m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r बिटवीन देयर सेंटर्स एज शोन इन द फिगर। के कंसीडर करें दो बॉडीज है, एक m1 है तो दूसरा m2 है, यानी एक ये ऑब्जेक्ट है एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है इसका m2 है। इन दोनों को सेपरेट किया गया है, एक डिस्टेंस के ऊपर इसको रखा गया है। वो डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर से जो फासला है जिससे हमने r से जिसको हमने क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अच्छा अब देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज, यानी मैथमेटिकल फॉर्म हम भी इसकी इस तरह फिर बनाएंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 एंड मास 2, या द प्रोडक्ट ऑफ मास 1 m2। ठीक क्या मतलब है, देखें हमने स्टेटमेंट में कहा है कि यूनिवर्स के अंदर बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। उस फोर्स का दोनों मासेस के साथ यानी उनके प्रोडक्ट के साथ दोनों मासेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसका इनके साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी m1 मल्टीप्लाई m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी Fg जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा m1 m2 के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 या रिलेशन नंबर 1। इसी तरह जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसका दूसरा रिलेशन उसके डिस्टेंस के साथ भी था, ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा इनवर्स रिलेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हम इन दोनों रिलेशन को, इसको हमने नाम रिलेशन 2 का दे दिया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों रिलेशन को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2, तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। ये रिलेशन और ये रिलेशन जब कंबाइन होंगे आपके पास इस तरह की एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब देखिए हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं उसकी जगह दो चीज़ें लगती है, एक लगता है इक्वल का निशान और एक लगता है हमारे पास कांस्टेंट। तो इधर मैंने इक्वल का निशान एक लगाया है और एक कांस्टेंट। m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर अपनी जगह उसको हमने नहीं छेड़ा। इधर जो कांस्टेंट लगेगा वो होगा कैपिटल G। कैपिटल G हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब ये जो G है ये
कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, m1 m2 डिवाइड r स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ से देखें ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वो ग्रेविटेशनल जो न्यूटन ने यानी लॉस से हमने क्या किया, डिराइव किया कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये किन चीज़ पे डिपेंड कर रही है, दोनों के प्रोडक्ट के मास के ऊपर और उनके स्क्वायर के ऊपर, r के यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। तो ये वो यानी फोर्स है जो क्या करती है, यूनिवर्स में बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करती है, यानी एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो वो उस फोर्स के लिए फार्मूला, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए फार्मूला है। आगे इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे इस न्यूटन लॉ का, जिसमें हम जी को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, जी की यूनिट भी डिराइव करेंगे। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो बुनियादी मकसद न्यूटन लॉ का क्या है, या न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका बुनियादी मकसद क्या है कि बॉडीज यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। वो अट्रैक्शन जो है वो फोर्स, जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स हमारे पास न्यूटन्स की लॉ से क्या यानी डिराइव्ड हुआ है, यानी न्यूटन्स ने हमें उसके लिए इक्वेशन दी है कि उस फोर्स का फार्मूला क्या है, आप उस फोर्स को कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे या उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए न्यूटन जो लॉ है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब इसमें मज़ीद सवाल आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट चलाते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। जर्नल एक सवाल जो है जहन में आता है कि अगर न्यूटन का कहना है कि यूनिवर्स में बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो वो जो अट्रैक्शन है वो हमें महसूस क्यों नहीं होती। तो ये याद रखें, यूनिवर्स में बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है मगर वो अट्रैक्शन जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है वो इतनी कम होती है कि वो ना होने के बराबर होती है, या इसको हम कह सकते हैं डिटेक्ट लेस होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाती है, फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मगर उनके मासेस बहुत कम है, जिसकी वजह से वो फोर्स इतनी कम होती है कि एक बॉडी को या दूसरी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए वो काफ़ी नहीं होती है। या अगर जो एक मिसाल में दो, एक बड़ा बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके साथ अगर हम ठहर जाए एक खास डिस्टेंस के ऊपर, आप देखिए बिल्डिंग का मास बहुत ज़्यादा है, हमारा मास कम है मगर बिल्डिंग हमें फिर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। हालांकि न्यूटन तो कहता है कि यूनिवर्स में बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्टेंस हम पुट करते हैं, मास 1 मास 2 यानी अपना मास और उस बिल्डिंग का मास उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स का जो वैल्यू है वो बहुत कम आती है। इतनी कम आती है कि वो फोर्स हमें यानी अट्रैक्ट करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए वो काफ़ी नहीं होती है कि जो बिल्डिंग है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये और भी इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जिसको मज़ीद आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि मिसाल है अगर बॉडी का मासेस हम डबल कर दें, यानी दोनों बॉडी के जो प्रोडक्ट है, दोनों बॉडी के मासेस का प्रोडक्ट अगर हम डबल कर दें फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम उसको आधा कर दें, हाफ कर दें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर हम एक बॉडी का मास डबल कर दें दूसरे बॉडी का सेम रहे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दोनों बॉडीज़ के दरमियान के डिस्टेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं फिर जहन में आते हैं, डिफरेंट टाइप के ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको आगे मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर सेक्शन बी यानी सेक्शन सी के अंदर आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इस फार्मूले से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यानी अगर आपको दो मासेस दिए जाए, उसकी वैल्यू दी जाए कि एक बॉडी m1 है दूसरी m2 है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, इनके दरमियान डिस्टेंस इतना है, आप कैलकुलेट करें कि ये दूसरे को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, तो आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उस वैल्यू से फिर आपके पास वो फोर्स आएगी जो एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। ठीक, लास्ट पे की MCQs भी आपने जहन में आपने रखना है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्शन नहीं होगा। यानी एक होता है रिपल्शन और एक होता है अट्रैक्टिव। अब ये बॉडी यूनिवर्स में दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, रिपल्शन का नहीं, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स को हम अट्रैक्टिव कहते हैं। और ये भी याद रखें ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट यानी बॉडी एक दूसरे में बगैर कांटेक्ट आए हुए एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है,
तो इसको आपने जो है ना आज अपने जहन में याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स होता है, ये चार्जेस के दरमियान होता है। देखिए वो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, यानी डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वो एक रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।